बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी तमाम वीडियोस को लाइक भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो रिकॉर्ड पर चल रहा था उसका आज सेक्शन हम डिस्कस करेंगे 45। हमने शुरू से बात की। आज हमारा ये जो टॉपिक का जो सेक्शन है 45, इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे आज हम 45 से लेके 50 तक इसको इंशाल्लाह हम कवर करके इसको आज टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं हमेशा नया सेक्शन शुरू करने से पहले पिछले तमाम सेक्शन का ओवरव्यू ज़रूर देता हूँ ताकि आने वाला न्यू कैंडिडेट उस लेक्चर को आसानी के साथ समझ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो चल रहा था लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पर, चैप्टर नंबर 6 है और रिकॉर्ड है। हमने आपको बताया था उस इंट्रोडक्शन में कि ये सेक्शन 39 डील करता है इसको। रिकॉर्ड होता क्या है और रिकॉर्ड हमारी ज़िंदगी में कितना अहमियत के हामिल है। तो हमने देखा था कि रिकॉर्ड दो तरह का होता है, एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और एक है पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। उसके बाद हमने जाना कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होते हैं और पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि ये दो अलग अलग रिकॉर्ड हैं। और उसको हमने आपको बता दिया कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होंगे, यानी कि जब भी किसी की मिल्कियत की बारी आएगी, किसी की मिल्कियत का जिक्र होगा, किस ज़मीन में आखिर वो किस हद तक काबिज है या वो कितने ज़मीन का मालिक है, वो उसमें मुश्तरका खेवड़दार है या जो भी है, इस तरह का जब भी जिक्र आएगा तो आप समझ लेंगे कि ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात हो रही है। और जब भी बात होगी कि किस ज़मीन पर कितनी फसल काश्त की गई है, उस फसल में क्या क्या काश्त किया गया है, वो ज़मीन कब से बंजर है, कब से ज़ेरे काश्त है, तो इस तरह के जब भी आप लफ्ज़ सुनने को आपके पास आएंगे तो वो पीरियोडिकल रिकॉर्ड की बात हो रही होगी। उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप जिक्र किया उन तमाम सेक्शन का जो हम आपको पहुंचा चुके हैं कि उसको डिजिटाइज कैसे किया जाएगा, उसको वो पीरियोडिकल रिकॉर्ड क्या होंगे, अब वो जो रेलिवेंट ऑनर से होंगे या वो जो भी होंगे वो हम आपको तमाम सेक्शन वाइज बता चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारा जो सेक्शन होगा 45, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट पैदा होगा तो उसको कैसे डिटर्मिन किया जाएगा, तो उसको कैसे देखा जाएगा, तो वो भी हम आपको बता चुके हैं। कि सिंपल मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डिस्प्यूट आएगा, रिकॉर्ड बनाते वक्त जब भी कोई डिस्प्यूट आएगा तो वो उसको अज खुद भी नोटिस लेगा या पार्टी की दरखास्त पर इंक्वायरी हेल्ड कर लेगा। उसी तरह जो सेक्शन 45 बता रहा है, अब उस इंक्वायरी के बाद उस एंट्री का फैसला करेगा कि आया इस एंट्री का इंदराज होना चाहिए या नहीं। सिंपल सी बात है 44 में। अब अगर नहीं है तो वो उसकी तमाम तर वजूहात भी साथ में लिख देगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि कलेक्टर जो होगा, असिस्टेंट कलेक्टर, अगर इसको इंक्वायरी को हेल्ड करेगा वो असिस्टेंट कलेक्टर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए और वो काम उसी तरह परफॉर्म करेगा, उसी तरह उस केस का ट्रायल करेगा जैसे सिविल कोर्ट्स में ट्रायल किया जाता है। और सबसे पहले वो पार्टीज को एक मौका देगा हेयरिंग का, और हेयरिंग के बाद वो डिटरमिन करेगा कि आया वो उसकी मलकियत का हकदार है या नहीं। और जब ये डिटरमिन हो जाएगा तो फिर क्या करेगा जनाब, उसको कब्जा भी दिलवा देगा और उसका रिकॉर्ड भी इंटर कर लेगा। और फिर पॉइंट बी भी हमने देखा था कि वो असिस्टेंट कलेक्टर के नीचे दर्जे का नहीं होना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड है असिस्टेंट कलेक्टर, उसे वो निचले रैंक का नहीं होना चाहिए। अब निचले रैंक में कौन कौन से आते हैं, पटवारी आता है, कानूगो आता है, तहसीलदार है, ये तमाम के तमाम जो हैं वो असिस्टेंट कलेक्टर के दर्जे से नीचे हैं। उसके बाद हमने सिंपल बात की थी लास्ट में पॉइंट 3 में कि ये बात मशरूत होगी कोर्ट के ऑर्डर के साथ। उसके बाद फिर किसी भी तरह उसके अगेंस्ट डिग्री पास नहीं की जाएगी।
अब आते हैं हम सेक्शन 45 के 45 आखिर क्या कहता है। तो चलिए सेक्शन 45 को सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि वो किन किन हकाइक को सामने लेके आना चाहता है। सेक्शन नंबर 45 कह रहा है रिस्ट्रिक्शन इन वेरिएशन ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड। रिस्ट्रिक्शन यानी कि कोई पाबंदी लगा रहा है इन वेरिएशंस कि किसी भी तरह की कोई वेरिएशंस जो या तब्दीली है ऑफ एंट्री इन रिकॉर्ड वो नहीं की जाएगी। अब इसका लुबेलुबाब वो ये कहना चाहता है कि रिकॉर्ड की जो एंट्री है उसके ऊपर कोई हद लगा रहा है कि जो एंट्री है उसमें किसी भी तरह की वेरिएशन नहीं की जाएगी, उस पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बस वो ये बताना चाहता है, जो इटसेल्फ ये खुद को एक्सप्लेन कर रहा है सेक्शन 45। अब चलिए वो किस तरह की एंट्रीज होंगी अब हम मुलाहिजा फरमाते हैं। एंट्रीज इन अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और इन अ पीरियोडिकल रिकॉर्ड एक्सेप्ट एंट्रीज मेड इन पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स by Patwari under clause A of section 43 with respect to undisputed acquisitions of interest referred to in that section shall not be varied in subsequent records otherwise than by। अब वो क्या कहना चाहता है जी, अब जरा देखते हैं। अब वो इस सेक्शन में सिंपल ये बात बता रहा है कि ये जो तब्दीलियां अनडिस्प्यूटेड एंट्रियां जो की गई हैं, ये जो तब्दीलियां हैं अनडिस्प्यूटेड की, उसकी जो एंट्रीज की गई हैं उसमें बाद में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। ऐसे नहीं है कि पहले एंट्री कर दी उसके सामने, उसके जाने के बाद आप फिर उसको तब्दील कर दें, नहीं, ये मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी इसके ऊपर कि वो दोबारा से वेरिएशंस नहीं कर सकेगा। अब पॉइंट ए में देखिए, मेकिंग entries in accordance with facts proved or admitted to have occurred। अब वो क्या कहता है जी पॉइंट ए में, वो सिंपल ये बताता है कि अब वो एंट्री जो है जो हक़ाइक़ की बुनियाद पर की गई है, यानी कि फैक्ट्स उसने सामने रखे हैं और उसी फैक्ट्स की बेस पर वो ये एंट्री कर देता है या एडमिटेड फैक्ट्स की बुनियाद पर कर देता है। पॉइंट बी में क्या कहता है, पहले में उसने क्या बताया, पहले में उसने सिंपल ये बताया कि अगर वो किसी भी तरह की रिकॉर्ड की एंट्री जब कर देगा तो उस एंट्री में किसी भी तरह की वेरिएशंस नहीं की जाएंगी। अब पॉइंट ए में हमने क्या देखा था कि जब वो एंट्री कर देगा किस बेस पे, या हक़ाइक़ की बेस पे यानी कि फैक्ट्स की बेस पे या एडमिटेड बेस पे, तो फिर क्या होगा जी। अब पॉइंट बी में देखिए, मेकिंग सच एंट्रीज एज आर एग्रीड बाय ऑल पार्टीज इंटरेस्टेड देयर इन और आर सपोर्टेड बाय अ डिक्री और ऑर्डर बाइंडिंग ऑन दोज पार्टीज। अब ये खुद एक्सप्लेन कर रहा है पॉइंट बी कि अगर अदालत के हुक्म से कोई एंट्री की गई है या अगर कोई अदालत के हुक्म से कोई एंट्री की गई है या पार्टीज उस पर जो मुत्फिक थी उनकी रजामंदी के साथ एंट्री की गई है। अब पॉइंट सी में आइए, मेकिंग न्यू मैप्स वेयर इट इज नेसेसरी टू मेक देम। अब अगर जरूरी समझा जाएगा यानी अगर मुनासिब समझा जाएगा तो वो नया नक्शा भी बना देगा। मेरे ख्याल से ये लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो सेशन था रिकॉर्ड का, उसका सबसे आसान तरीन सेक्शन ये है। वो सेक्शन 45 में मोटी मोटी 3 बातें बताता है। सबसे पहले वो बताता है कि रिकॉर्ड्स में किसी भी तरह की वेरिएशंस नहीं की जाएंगी, उसके ऊपर मुकम्मल रिस्ट्रिक्शन होगी, पाबंदी होगी। पॉइंट ए में उसने बताया कि अगर कोई जो एंट्री है, अगर कोई एंट्री है वो फैक्ट्स की बेस पे आती हैं या एडमिटेड फैक्ट्स के ऊपर आती हैं। और पॉइंट बी में वो कहता है कि अगर कोई एंट्री अदालत के हुक्म से,
अगर कोई एंट्री अदालत के हुक्म से या तमाम पार्टीज जो उस पर मुत्फिक थी उसकी रजामंदी से एंट्री की जाएंगी तो डेफिनेटली बस ये उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है तो वो इंतराज कर देगा और किसी किस्म की तब्दीली भी नहीं करेगा। मेकिंग न्यू मैप्स वेयर इट इज नेसेसरी टू मेक देम। अब अगर ज़रूरी समझा जाएगा या वो समझते हैं कि इसको नक्शा बना महसूस कर ले कि वो आखिर अगर नया नक्शा बना लेगा तो ज़रा काम आसान हो सकता है तो वो अपनी आसानी के लिए और बेहतरी के लिए मैप भी बना सकता है। तो चलिए जी, ये था हमारा सेक्शन 45। अब 45 के बाद सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 46, नहायत सादा और नहायत आसान सेक्शन। और आप माइंड में ही रखिएगा क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब कभी हम किसी भी जमीन का सौदा करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, परचेज या बायर करते हैं तो हमारे दिमाग में कभी भी ये चीज़ नहीं आती कि आखिर उसके ऊपर जो म्यूटेशन फीस होगी वो कैसे लगेगी, वो कैसे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी, या वो किस तरह उसको देखा जाएगा कि जनाब इसकी जो फीस है इंतकाल की वो कैसे डिटरमिन की जाएगी। ये कोई भी नहीं सोचता। आप क्या करते हैं कि एक ज़मीन है, एक प्रॉपर्टी है, उसको परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के बाद कुछ हजरात तो इतने वो, अब सीधे साधे तो मैं यही कह सकता हूँ और तो मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, वो इतने सीधे साधे होते हैं कि वो प्रॉपर्टी को लेके आराम से घर बैठ जाते हैं कि चलें जी हमने तो उसके पैसे जो थे वो तो हमने मौके पे अदा कर दिए, अब हम इसके असल ओनर बन गए हैं। बात भी ठीक है, होना भी ऐसा चाहिए। जब आपने एक चीज़ की रकम पे कर दिया तो वो चीज़ तो आपकी कस्टडी में होती है, वो अब आप उसके मालिक हैं। या यूँ समझ लीजिए आप मार्केट गए, कोई चीज़ पसंद आ गई आपको, खाने वाली हो या जिस तरह की हो, आपने उसकी कीमत अदा की और आप उस चीज़ के आप मालिक बन गए। हाँ, बात तो समझ में आती है। लेकिन अब आप ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट भी मुदाखलत कर सकती है। वो क्यों कर सकती है, चलिए आज इस सेक्शन में मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये सोचना चाहते हैं, अगर ये सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट फीस क्यों लेती है हमसे, जमीन हमने ली है, टेंशन हमने फेस की, इतनी मालियत हमने पे की, अब हम गवर्नमेंट को क्यों इन्वॉल्व करें भाई। गवर्नमेंट कौन होती है, पैसा लेने वाली या म्यूटेशन फीस वसूल करने वाली। तो अब अगर आप जरा ठंडे दिमाग के साथ ये सोचें कि आपके घर को एक मीटर भी लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो होता है वो लगा होता है, बिजली का बिल भी आता है आपको, आपने तो नहीं सोचा अब ये गवर्नमेंट क्यों हमें ये फायदा दे रही है ना, ये बात सोचने वाली। अच्छा, आपके घर वाटर सप्लाई की टूटी भी लगी होती है, पानी भी आ रहा है। अब गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि आपको फ्री में पानी दिया जाए। लोगों कराची में चले जाए तो पानी नहीं मिलता है और यहाँ घरों घर में पानी दस्तयाब है। तो क्या आपने सोचा है कभी कि ये जो पानी आपके घर में आ रहा है बगैर कहे बगैर बताए, आपने तो कहा ही नहीं जी हमें पानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है, सरकार है, वो आपको सुबह शाम दोपहर 3 टाइम ठंडा पानी दे रही है पीने के लिए। कभी सोचा है आपने कि ये गवर्नमेंट हमें सहूलत क्यों दे रही है। अच्छा, उसके बाद आपके हर घरों में एक टॉयलेट होता है, एक वॉशरूम होता है, आप फेस धोते हैं या पानी आप जिस तरह भी यूज़ करते हैं, अब उसका जो वेस्ट मटेरियल है, ये जो वेस्ट पानी है, अब वो आप कहाँ फेंकते हैं या कहाँ उसको आप डिस्पोज करते हैं। तो एक बड़े बड़े होल बना दिए जाते हैं जिसे आप गटर कहते हैं, गटर कह लें, चले सादा कर लें, हमें कोई कबाहत नहीं है लफ्ज़ को सादा करने में। अच्छा, ये गवर्नमेंट जो आपका गंद उठा रही है तो उनको किन नफलों को सवाब है। आपका तो सवाल सिंपल था ना, वो फीस क्यों दे हम गवर्नमेंट को। तो हम अगर आपसे पूछ लें कि गवर्नमेंट आपको बिजली क्यों प्रोवाइड करे, वो आपसे ये जो इसके जो बिल होते हैं वो वसूल करते हैं, लेकिन एक फैसिलिटी तो आपको प्रोवाइड कर रही है ना। अच्छा, पानी है वो क्यों प्रोवाइड करे, बेशक वो पैसे वसूल करते हैं, लेकिन एक सहूलत भी है। तो गवर्नमेंट जो है असल में वो इन तमाम छोटे छोटे टैक्सों के ऊपर वो अपना निज़ाम को चलाते हैं
ताकि मुल्क को बेहतर और ऐसा अंदाज में चलाया जा सके। इसीलिए वो छोटे छोटे से टैक्स लगा देती है, छोटी छोटी सी फीसें लगा देती है हर चीज़ पे, ताकि उनसे आने वाली आमदन से वो अपना सिस्टम चला सके। तो इसी तरह ज़रूरी है जब आप प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो वो ये गवर्नमेंट फीस एक दफ़ा ले ली जाती है। अब वो कैसे तय होती है, डेफिनेटली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिक्स करेगा भी वो कैसे सेट की जाएगी, ताकि गवर्नमेंट जब रिकॉर्ड चेक करे कि जी हाँ फला फला खेवट पे फला फला मालिक बैठा है, उसको हर तरह की सहूलत भी देनी है, हर तरह की परेशानी से उसको दूर भी रखना है। तो गवर्नमेंट जब फीस वसूल करती है तो बदले में आपको सहूलियात से भी आरास्ता करती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि म्यूटेशन फीस कैसे डिटरमिन की जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फिक्स अ सील ऑफ फीस फॉर ऑल ऑफ एनी क्लासेस ऑफ एंट्रीज in any record or register under this chapter and for copies of any such entries। अब वो क्या कहता है जी, आगे भी पढ़ लेते हैं। A fee in respect of any entry shall be payable by the person in whose favor the entry is made। इंतकाल की फीस के बारे में ये 46 सेक्शन जो है वो बता ये रहा है कि इस सेक्शन में 46 में आखिर इंतकाल की फीस कैसे ली जाएगी। वो ऐसे तो नहीं बोल देगी भाई 20 मरले का घर है जी आप इतनी फीस दे दें, अमीर है जी आप इतनी दे दें, गरीब है तो इतनी दे दें। नहीं, तमाम के लिए एक ही जो प्रिंसिपल है वो सेट कर दिया गया है। अब हर एक फीस का तयन कैसे किया जाएगा, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही तयन करेगा। वो डिटरमिन कौन करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही इसका डिटरमिन करेगा कि आखिर कौन किस हद तक फीस को पे करेगा। उसके बाद पॉइंट 2 में बताया गया था, अब जाहिर सी बात है कि जिसके फेवर में जो एंट्री की गई है फीस भी वही अदा करेगा। अब घर आप लें फीस मैं पे करूं ये भी हो नहीं सकता। तो जिसके हक में जिसके फेवर में जो एंट्री की जा रही है फीस भी वही अदा करेगा या फीस वही अदा करने का पाबंद होगा। चले एक बात है, अगर आपके जिसका फ्रेंड है कोई उसका रिलेटिव है वो फीस पे करना चाहते वो बेशक कर दे, लेकिन पाबंद वही है। अब आइए सेक्शन 47 के ऊपर। 47 में नहायत आसान अल्फाज में नहायत सादगी के साथ इन तमाम सेक्शन को आपकी नज़र कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लैंड रेवेन्यू के जो टॉपिक 6 है रिकॉर्ड का उसको आसानी से समझ रहे होंगे। सॉरी। तो सेक्शन 47 क्या कहता है जी, ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड। अब इसमें बताया ये क्या है कि रिकॉर्ड में अगर कोई भी तब्दीली चाहता है तो इतला कौन देगा, ये इसकी जिम्मेदारी होगी कि जो इसकी तब्दीली चाहता है या जो रिकॉर्ड में किसी भी तरह के अमेंडमेंट करता है, भले वो ले रहा है दे रहा है या विरासती इंतकाल या कुछ भी कर रहा है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसको इतला भी देगा। अब मजीद हम सेक्शन को पढ़ते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। एनी पर्सन, पॉइंट 1 में वो कहता है एनी पर्सन हुज राइट इंटरेस्ट और लाइबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी और have been entered in any record or register under this chapter shall be bound on the requisition of any revenue officer or patwari or service delivery center or patwari or service delivery center official as the case may be engaged in compiling or revising the record or register to furnish or produce for his inspection all such information or documents needed for the correct compilation or revision thereof as may be
विद इन हिज नॉलेज और इन हिज पोजेशन और पावर। हमने 47 में पढ़ा कि अगर कोई भी तब्दीली चाहता है तो उसी के जिम्मे होगा कि वो इत्तला भी देगा। अब जिसकी फेवर में जो एंट्री हो रही है, जिसका हक मुतासिर हो रहा है, अब वो ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो इत्तला पहुंचाए। वो इत्तला कैसे पहुंचाएगा? वो रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी को बाहम इत्तला पहुंचाएगा, वो ही पाबंद होगा। अब अगर कोई भी चीज है, कंपाइलिंग है या रिवीजन है, इसकी इत्तला तो देगा। यहाँ लफ्ज कंपाइल यूज हुआ है। कंपाइल से मुराद यहाँ पर रिकॉर्ड को मुरतब करना है, मेंटेन करना है, यानी मेंटेन ऑफ द रिकॉर्ड, मेंटेन द रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे रखा जाएगा? अब इसमें वो यही कहता है कि डॉक्यूमेंट, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी फराहम करेगा जो उसके जिम्मे हैं, जो इस एंट्री की तब्दीली चाहता है। अब पॉइंट 2 में आइए। अब पॉइंट 2 में क्या कहता है? द रेवेन्यू ऑफिसर और पटवारी और सर्विस डिलीवरी सेंटर ऑफिशियल एज द केस मे बी टू होम एनी इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड और बिफोर होम एनी। अब इसके बाद वो ये कहता है कि जो पार्टी इत्तला देगी, यानी जिस अफसर को भी देगी, वो इसकी एक्नॉलेजमेंट जो होगी वो क्या करेगा जनाब? वो एक एक्नॉलेजमेंट भी देगा। एक्नॉलेजमेंट कैसे देगा? रिसीविंग कह लें आप। वो कैसे देगा? डेफिनेटली सिग्नेचर करेगा, और जब सिग्नेचर करेगा तो बात क्लियर हो जाएगी। एक्नॉलेजमेंट के साथ उसको तस्लीम करते हुए वो क्या करेगा जी? प्रोड्यूसिंग सम एंड शैल इंडोर्स और एनी सच डॉक्यूमेंट ऑन अ नोट ओवर हिज सिग्नेचर। दोबारा से फिर मुलाहिजा फरमाइए। डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड in accordance with the requisition under subsection 1 shall give a written acknowledgement thereof to the person furnishing or producing the same, and shall endorse on any such document a note over his signature stating the fact of its production and the date thereof। ये क्या कहता है जी? सिंपल वो ये कहना चाहता है कि अब जो पार्टी इत्तला देगी जिस अफसर को भी, वो इसकी एक्नॉलेजमेंट कर देगा। किसके साथ? सिग्नेचर के साथ। और उसके ऊपर वो लिखेगा वो तमाम हकाइक, जो यानी कि तमाम किस्म की जो कैफियत होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट होगा, एक्नॉलेजमेंट के साथ वो उसको हकाइक को बता देगा, लिख देगा उसके ऊपर। ये है सेक्शन 47। मेरे ख्याल से ये नहायत सादा और इजी वर्डिंग में सेक्शन है, आपको ये तैयार हो जाने चाहिए। अब सेक्शन बात करते हैं, सेक्शन नंबर 48 पेनल्टी। आपने अक्सर सुना होगा जी पेनल्टी पड़ गई है जी। वो लफ्ज़ पेनल्टी नहीं है, वो लफ्ज़ है पेनल्टी, जिसका मतलब है जुर्माना। अब जुर्माना कब किया जाएगा वो हम आपको बताएंगे सेक्शन 48 में। तो ये लफ्ज़ जो है पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी है, जिसका मतलब है जुर्माना। तो सेक्शन 48 में हम जानेंगे कि पेनल्टी आखिर क्या होती है, ये जुर्माना क्यों किया जाता है, कौन कर सकता है, और क्यों, किस बेस पे ये जुर्माना किया जाता है। अ पर्सन हु नेग्लेक्ट्स टू मेक द रिपोर्ट रिक्वायर्ड टू बी मेड विद इन 3 months फॉर द डेट ऑफ हिज एक्विजिशन ऑफ अ राइट रेफर्ड टू इन सेक्शन 42 और सेक्शन 48, और who fails to furnish the information or produce the documents required under section 47 shall be liable at the discretion of the collector to a fine not exceeding 10,000 rupees, not exceeding 10,000 rupees। अब अगर आप देखें कि आखिर जुर्माना कब किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, कौन करेगा, तो ये सेक्शन 48 में बताएगा कि जुर्माना अगर कोई करेगा भी तो वो वजूहात क्या होंगी, किन वजूहात की बिहाफ पे जुर्माना किया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ किताबें हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और कुछ ये पुरानी हैं। तो न्यू अमेंडमेंट जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है उसमें वो ये बताएगा कि 10,000 से ज़्यादा का जुर्माना वो नहीं करेगा।
कितने से ज़्यादा जी? 10,000 से ज़्यादा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर पेनल्टी क्या है। तो इस सेक्शन में वो ये कहेगा कि अगर किसी ने टाइमली इतला नहीं दी, बाद में दी है इतला, वो कोई गफलत है या किसी वजह से उन्होंने टाइम गुजार दिया है, तो वो कितना जुर्माना होगा? 10,000 से ज़्यादा का जुर्माना नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम 10,000 जुर्माना तो ज़रूर होगा। ये है सेक्शन 48। अब अगर हम 49 में आए, 49 में क्या है, मैं सिंपल पढ़ देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी। ये मेरे पास किताब मौजूद है, PLD की है ये किताब। तो सेक्शन 49 ये कहना चाहता है कि राइट ऑफ गवर्नमेंट्स इन माइंस एंड मिनरल्स, राइट्स ऑफ गवर्नमेंट इन माइंस एंड मिनरल्स, यानी कि मादनियात में गवर्नमेंट के क्या हकूक होंगे। बस सिंपल वो इस सेक्शन में यही डिस्कस करेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्री इन एनी अदर लॉ और इन एनी ऑर्डर और डिक्री ऑफ कोर्ट और अदर अथॉरिटी और इन एनी रूल ऑफ कस्टम और यूसेज और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट डीड और अदर डॉक्यूमेंट, all mines and minerals shall be and always shall be deemed, shall be जी, तो वो क्या कहते हैं जी? always be deemed to have been the property of government and government shall have all parts necessary for the proper enjoyment of its right thereto। मान लीजिए एक जमीन लीज पर दी गई है, अब उसके ऊपर आपका तो राइट नहीं है ना, वो तो गवर्नमेंट की है, सरकार की है, लेकिन आपने लीज पर ली हुई है। तो कल को अगर उसमें से अचानक कोई खजाना निकल आता है या कोई तेल निकल आता है, तो क्या वो इंडिविजुअल में जाएगा या वो गवर्नमेंट के पास जाएगा? सवाल ये पैदा होता है। तो डेफिनेटली ये सेक्शन खुद बता रहा है कि अगर किसी भी तरह की मादनियात अगर निकल आती हैं अचानक से, आपने अक्सर देखा होगा कि एक खाली ज़मीन है जी, उसमें अचानक कोई खजाना निकल आया, कोई कीमती खजाना निकल आया, या अचानक से जी किसी ज़मीन में तेल निकल आता है, तो फिर क्या किया जाएगा? क्या वो उन लोगों का होगा जो उसके ऊपर काबिज होंगे? नहीं। ये सेक्शन 49 और सेक्शन 50 यही बताता है। सेक्शन 49 में क्या कहता है कि अगर कोई मादनियात निकल आती हैं उस ज़मीन पर, तो वो गवर्नमेंट के अंडर में होगा, उसका हक किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। यानी कि तमाम तरह की मादनियात अगर ज़मीन में से निकल आती हैं तो वो हुकूमत के अंडर जाएंगी, और इंडिविजुअल पर ये लाजम है कि अगर कोई मादनियात निकल आए, ख्वाह वो खाम तेल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, या कोई खजाना हो, तो वो गवर्नमेंट को इतला देगा। गवर्नमेंट को इतला देने के बाद वो खजाना, वो तेल, वो उसकी कस्टडी में दे देगा, क्योंकि ये सारी के सारी ज़मीन जितनी भी किस्म की हैं, ये तमाम गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेंगी और वो ही उनके असल ऑनर रहेंगे। अब अगर सेक्शन 50 की बात करें, सेक्शन 50 में है प्रिजम्पशन एज टू ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, क्वेरीज एंड वेस्ट लैंड। अब देखिए ये सिंपल, ये आपस में मुताबिकत रखने वाले सेक्शन है। अब ये सेक्शन 49 से लेके गालिबन 55 तक, ये इन तमाम सेक्शन में बस यही बताया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई मादनियात, कोई जंगलात में अगर कोई चीज़ है, फॉरेस्ट है या कोई वेस्ट लैंड है, किसी भी तरह की ज़मीन है, उसमें कुछ भी अगर कोई कीमती चीज़ निकल आए, ख्वाह वो तेल की सूरत में, ख्वाह वो ख़जाने की सूरत में, या वो किसी भी सूरत में निकल आए, तो वो हुकूमत ही उसकी असल मालिक होगी, और पब्लिक जो होगी वो पाबंद होगी कि वो नोटिस करे, वो इतला दे कि जी यहाँ से फ़लाँ फ़लाँ चीज़ निकल आई है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन जो हमने 39 से लेके 55 तक डिस्कस किए हैं,
वो इंशाल्लाह आपको अच्छे से तैयार हो चुके होंगे। और अगर फिर भी आपको तैयार ना हो या कोई क्वेश्चन ऊपर के आ जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।